स्टूडेंट्स, आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ इन टू मीडिया। रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ इन टू मीडिया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक हमारा चल रहा था और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कवर किया था और ये पढ़ा था कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओन पाथ। अपने पाथ से डेविएट जो होती है, इसी पाथ से डेविएशन के फिनोमिना को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्यों होता है, कॉज वगैरह ये डिटेल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ रखी है कि जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ड्यू टू विच इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जो लाइट रेयर मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा सा गला खराब है, हो सकता है वीडियो में साउंड क्वालिटी खराब है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो रिलेशन क्या है वेवलेंथ और टू मीडिया में? आप लोग ने वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप पढ़ रखी है। स्पीड v बराबर एफ लैम्डा या फिर एल लैम्डा या फिर न्यू लैम्डा। v बराबर एल लैम्डा कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने v बराबर न्यू लैम्डा पढ़ा होगा। एफ न्यू या एल सब फ्रीक्वेंसी से इसको शो किया था। तो अगर किसी मीडियम में यही अगर रिलेशन वैक्यूम के लिए लिखा जाए तो वैक्यूम में स्पीड की लाइट की स्पीड जो होती है वो सीधे जो करता है फ्रीक्वेंसी एफ है। मान लीजिए वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर सी अपॉन में क्या आया, लैम्डा। और यही लाइट जब एक ऐसे मीडियम में एंटर कर रही है जो जिसमें लाइट की स्पीड v है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सब्जेक्टेड टू नेचर ऑफ सोर्स होता है। ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से सोर्स से निकल के कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रही है। तो अगर जाहिर सी बात है स्पीड वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो वेवलेंथ वेरी करेगी। तो उस मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड v है वहां वेवलेंथ अगर लैम्डा डैश है तो f बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन में लैम्डा डैश। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि वेरी नहीं कर रही तो हम दोनों से कंपेयर करके लिख सकते हैं कि c अपॉन में लैम्डा बराबर v अपॉन में लैम्डा डैश। यहीं पे अगर हम लिखे तो c अपॉन v को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई लैम्डा डैश। अब याद करिए C अपॉन में V, यही आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो था वो C अपॉन में V जो था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मीडियम बराबर वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। यानी कि मिला के आप कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ होती है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के लिए। अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्नेल्स लॉ जब पढ़ा था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये भी फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट बोला गया था। क्यों फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट बोला गया था? अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है और सेकेंड मीडियम हमारा ग्लास है। लाइट एयर से अगर ग्लास में इंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होगा, ये देखिए, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये वेवलेंथ चेंज होती है, जैसे आपको पता है
कि भाई डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफर है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ विजिबल लाइट में सबसे स्मॉल है, और इस तरह से करते करते सबसे बड़ी वेवलेंथ जो आती है वो रेड कलर के रेडिएशन की आती है। तो सेम मटेरियल के लिए, सेम ग्लास के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे स्मॉल है, और रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेम मटेरियल का, वो वॉयलेट कलर के लिए सबसे हाई होगा, और करते करते रेड कलर के लिए सबसे लो होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है उसका रिलेशन अगर हम देखें वेवलेंथ से, तो वो रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज होती जाएगी, सेम मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होता जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो म्यू और लैम्डा में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब जैसे इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर 5000 एंगस्ट्रॉम है, और बोला कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। तो सेम लाइट जब ग्लास में होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास पूछी गई है। तो क्योंकि ए म्यू जी, ए नहीं लिखती कि एब्सोल्यूट मैंने आपको बताया, तो ये लैम्डा 1 फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, अपॉन लैम्डा 2 सेकंड मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो म्यू इज गिवन 3/2, लैम्डा ए आपको दे रखा है 5000 और लैम्डा जी आपको फाइंड करना। तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 2 × 5000 अपॉन में 3, यानी कि 10,000 अपॉन में 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का जो रिलेशन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही रीजन था कि जब आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया गया था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्योंकि अगर पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मोनोक्रोमेटिक लाइट न लेकर के अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, लगातार कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो डिफरेंट कलर्स के लिए सेम पेयर ऑफ मीडिया का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर होगा, जो कि वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम होगा और लीस्ट होगा रेड कलर के लिए। और ये कलर डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफर होना, ये एक फिनोमेना को सपोर्ट करेगा जिसका नाम है कलर डिस्पर्सन, जिसे हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे। बहरहाल क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करी जा रही थी, पिछले वीडियोस में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड पे क्वेश्चन देखे थे, आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके अलावा पढ़ते हैं कि किन और फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिपेंड करता है। तो देखिए आपने देख लिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी मीडियम है, ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एब्सोल्यूट तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा ऑप्टिकली, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी, और स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जिन फैक्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो पहला पॉइंट जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑफ कोर्स यानी कह सकते हैं नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हाई होगा। यहाँ पे जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जा रही है एब्सोल्यूट ही है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा, आपको पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम
इंक्रीज होता है, थर्मल आपने एक्सपेंशन के बारे में सुना होगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है गिवन मास में तो डेंसिटी ऑफ कोर्स रिड्यूस होगी। तो अगर डेंसिटी रिड्यूस होगी यानी कि वो मीडियम रेयर होता जाएगा तो उसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो बढ़ती जाएगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कैसे है, ऑन increasing the temperature of medium, on increasing the temperature of medium, its refractive index reduces। समझ में आ रहा है कैसे रिड्यूस होता है? भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी रिड्यूस होगी, डेंसिटी रिड्यूस होगी तो लाइट की स्पीड मीडियम में इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दो आपने फैक्टर्स देख लिए, पहला तो नेचर के मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि मीडियम का टेम्परेचर किस तरह से वैरी करते हैं। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस हो रहा है, जाहिर सी बात है अगर हम रिड्यूस करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने आज पढ़ा, अभी हमने देखा कि अगर मीडियम सेम भी, अगर मान लीजिए एयर से लाइट ग्लास में आ रही है लेकिन वॉयलेट कलर के लिए सेम एंगल पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर की बड़ा है तो वॉयलेट कलर के लिए आर की वैल्यू और स्मॉल होगी, रेड के लिए आर की वैल्यू बड़ी होगी। यानी कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और ये जो रिलेशनशिप था वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होगा, वेवलेंथ अगर स्मॉल होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होगा। अब इस पे सपोर्ट करता हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि सेम मीडियम है, एयर से लाइट ग्लास में आ रही है और यहाँ पे हमने दो डिफरेंट कलर की लाइट्स पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। पैरेलल इंसिडेंट होने का मतलब है कि दोनों के लिए आई की वैल्यू सेम होगी। मान लीजिए कि ये जो लाइट है वो वॉयलेट कलर की है और ये जो लाइट है वो रेड कलर की है, दोनों का एंगल आई सेम है। अब आर की बात करते हैं, तो क्योंकि म्यू इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। अभी आपने पढ़ा वॉयलेट कलर की वेवलेंथ स्मॉल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल होगा। तो ये जो वॉयलेट कलर की जो लाइट है ये ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इन कंपैरिजन टू द, बेंड तो रेड कलर की भी होगी लेकिन रेड कलर के लिए आर बड़ा होगा और वॉयलेट के लिए आर जो होगा वो स्मॉल होगा, R1 विल बी लेस देन R2। तो सेम पेयर ऑफ मीडिया पे जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आप देख सकते हो कि उनका जो डेविएशन होगा वो सेम एंगल पे नहीं होगा, डिफरेंट एंगल पे डेविएशन हो रहा है। डेविएशन वॉयलेट में ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली रेड कलर। तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, और कैसा डिपेंडेंसी है, इनवर्स रिलेशन है। लार्ज होगी वेवलेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होगा, वेवलेंथ अगर स्मॉल होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होगा। तो ये थे तीन फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, और अदरवाइज मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा। जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो वो कमेंट करके मुझसे नोट्स की पीडीएफ फॉर्म डेफिनेटली ले सकते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखते हैं क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझाता हूं, समझने
देखिए मान लीजिए कि अगर ये z और z डैश एक सरफेस है जो दो ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम को सेपरेट कर रहा है। लाइट फर्स्ट मीडियम में अगर आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और सेकेंड मीडियम में लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है r। तो भाई स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर सेकेंड मीडियम में लाइट आर एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी, यानी कि इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर यहाँ पर हमने रखा और इस प्लेन मिरर में लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो नॉर्मली बाउंस बैक भी होगी। तो ये अगर सेकेंड मीडियम में लाइट आर एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो फर्स्ट मीडियम में वो आई एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, यानी जिस पाथ से लाइट इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ पर बाउंस बैक होगी या फिर बाहर निकलेगी, यानी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अगर सेकेंड मीडियम में आर एंगल पे इंसिडेंस हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, तो फर्स्ट मीडियम में आई एंगल पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी साइन आर अपॉन में साइन आई। अब ये होगा सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई लाइट अगर सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो जिसमें जा रही है उसी को पीछे रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, देखिए ध्यान से, 1 μ2 इंटू 2 μ1, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो इट मीन्स कि 2 μ1 इज इक्वल्स 1 अपॉन में 1 μ2। ये रिजल्ट निकल के आया है। रिजल्ट बहुत यूजफुल है। जैसे मान लीजिए लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो एयर से ग्लास में लाइट अगर ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको पता है 3/2। समहाउ अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी कि फर्स्ट मीडियम ग्लास है, सेकेंड एयर है, ग्लास टू एयर अगर आ रही है तो सेकेंड मीडियम एयर है, तो जी म्यू ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए म्यू जी। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो रिजल्ट निकल रहा है, तो जी म्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 2/3। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो हो जाएगा 2/3। ये जो रिजल्ट निकल के आया है, जो प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी का, वो समझिए कि अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट आई एंगल पे इंसिडेंट हुई है और सेकेंड में उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो अगर लाइट सेकेंड मीडियम पे आर पे इंसिडेंट होगी तो फर्स्ट में उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई होगा, यानी उसका जो पाथ है एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। और यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो आप इसके रिजल्ट जो है उसे नोट डाउन करिए, ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, एक तो वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई चलिए वेरीफाई कर लें साइन आई अपॉन में साइन आर जो कांस्टेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया है सीबीएसई बोर्ड में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। तो इसको कवर करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।